हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जो कि है फेडरलिज्म के बारे में। तो ये हमारी एनसीईआरटी की जो पॉलिटी है क्लास 11 की बुक, उसका ही एक चैप्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ इंडिया इन 1947, राइट। एंड नाउ जो हम देखेंगे ये हमारा पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फेडरलिज्म के बारे में। सो यूएसएसआर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स सुपर पावर, बट आफ्टर 1989 it simply broke up into several independent countries। ठीक है, उनमें से मेजर रीजन जो था अगर इसके ब्रेकअप का, तो इट वाज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर and the domination of Russia over other region with independent languages and cultures of their own। क्या था कहने का मतलब, ये था कि जो यूएसएसआर है वो 1989 के बाद टूट जाता है, और जो रीजन बताया है टूटने का ये था कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी बाकी स्टेट्स को, और जो पावर है कॉन्सेंट्रेशन का वो रशिया के हाथ में था। ओके, सो रशिया के हाथ में था। रशिया उन जगह पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जैसे कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस था, इंडिपेंडेंट कल्चर था। रीजन का जैसे अगर हम एग्जांपल देखें उज्बेकिस्तान का, सो कुछ कंट्रीज जैसे युगोस्लाविया, sorry, this is Yugoslavia, I don't know how to pronounce it, and Pakistan also had to face a division of the country। उनको भी डिवीजन जो है वो फेस करना पड़ा। Canada came very close to a breakup between इंग्लिश स्पीकिंग, जो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते थे, इंग्लिश स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग रीजन of that country। So isn't it a great achievement कि जो हमारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, हिंदुस्तान है, जब वो इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में पेनफुल पार्टीशन के बाद, तो हमारा जो आप देखोगे हिंदुस्तान की ब्यूटी कि आज भी वो यूनाइटेड है, इट इज स्टिल यूनाइटेड। इस अचीवमेंट जो हमें ये अचीवमेंट मिला है वो किस वजह से मिला है, क्या रीजन है इसके बिहाइंड। सो कैन वी एट्रीब्यूट इट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस दैट वी इन इंडिया एडॉप्टेड थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का मतलब है कि क्या जो हमने फेडरल जो अपना जो फेडरल सिस्टम जो है, हमारा स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली में गवर्नेंस का, क्या वो एक रीजन है इसकी इस बिहाइंड दिस यूनिटी। सो ऑल द कंट्रीज मेंशन अबव ये भी फेडरेशंस ही थे, yet they could not remain united। therefore apart from adopting a federal constitution, नेचर जो है उस फेडरल सिस्टम का एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म मस्ट ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। अगर हम देखें कि भाई अगर ये सवाल आता है कि ठीक है इंडिया ने फेडरल सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का, उसको अडॉप्ट किया था, लेकिन अगर हम देखें तो इन कंट्रीज में भी यही जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का वही अडॉप्ट किया गया है। तो क्या रीजन है, देखिए अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर गवर्नेंस का हमने अडॉप्ट किया है इंडिया में, तो हमने उसको प्रैक्टिस भी किया है। वेस्ट इंडीज में अगर हम फेडरलिज्म को देखें तो आपने सुना होगा क्रिकेट टीम जो है वेस्ट इंडीज की, बट देयर इज ए कंट्री कोल्ड वेस्ट इंडीज। यहाँ पे एक कंट्री है जिसको वेस्ट इंडीज बोलते हैं। लाइक इंडिया, वेस्ट इंडीज को भी ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया था। 1958 में क्या होता है, फेडरेशन होता है वेस्ट इंडीज का, केम इनटू बीइंग। सो इसके पास एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड जो इकोनॉमी होती है हर एक यूनिट वो भी इंडिपेंडेंट होती है। ये जो फीचर्स है, पॉलिटिकल कंपटीशन है अमंग द यूनिट्स लेड टू फॉर्मल डिसोल्यूशन ऑफ द फेडरेशन इन 1960। फेडरेशन हो जाता है बट कंपटीशन होता है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी होती है एंड इंडिपेंडेंट इनका जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत वीक होती है, तो इसकी वजह से डिसोल्यूशन हो जाता है। लेटर अगर हम बात करें 1973 की, बाय द ट्रीटी ऑफ चुगुएरेमास
independent island established joint authorities in the form of common legislatures, supreme court and a common currency and to a degree a common market, जिसको Caribbean community बोलते थे. तो this Caribbean community has even a common executive and heads of the government and member of countries are member of this executive. So thus units could neither live together as one country nor can they live separately. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक वेस्ट इंडीज का. इंडिया की अगर हम बात करें, ये एक लैंड है कंटिनेंटल प्रोपोर्शंस की, इमेंस डाइवर्सिटी की. यहाँ पे 20 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती है एंड सेवरल हंड्रेड माइनर वंस है. ये होम है सेवरल मेजर रिलीजन्स का, बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे प्रैक्टिस होती है. सेवरल मिलियंस इंडिजिनस पीपल्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं कंट्री. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डाइवर्सिटीज हमारा एक जो लैंड मास है वो कॉमन है. वी हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ कॉमन हिस्ट्री, स्पेशली जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे थे. सो वी आल्सो शेयर मेनी अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स. दिस हैज लेड आवर नेशनल लीडर्स टू विजुअलाइज इंडिया एज ए कंट्री जहाँ पे यूनिटी है डाइवर्सिटी में भी. समटाइम्स इट इज डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी. तो कभी कभी हम इसको कहते हैं यूनिटी विद डाइवर्सिटी भी कहते हैं. तो अगर हम फेडरलिज्म की बात करें, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मिक्स्ड फिक्स्ड प्रिंसिपल विच आर अप्लाइड टू डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशंस. रादर फेडरलिज्म एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज इवॉल्व्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन. अमेरिका के फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट्स जिसने फेडरल पॉलिटी को बिल्ड करने की कोशिश की थी, डिफरेंट है जर्मन से या फिर इंडिया के फेडरलिज्म से. बट यहाँ पे कुछ की आइडियाज है, कॉन्सेप्ट है जो फेडरलिज्म के साथ एक्चुअली में एसोसिएटेड है. एसेंशियली फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो एकोमोडेट करता है दो सेट्स ऑफ पॉलिटीज को. एक होता है रीजनल लेवल पे, दूसरा होता है एट द नेशनल लेवल. हर गवर्नमेंट जो है वहां पे ऑटोनोमस होती है अपने खुद के स्फेयर में. इन सम फेडरल कंट्रीज यहाँ पे एक सिस्टम होता है डुअल सिटीजनशिप का. लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप ही है. तो डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसके भी मेंबर है और कंट्री जो है उसके मेंबर तो आप है ही. ये होता है मतलब डुअल सिटीजनशिप का. पीपल लाइकवाइज दो सेट्स होती है उनकी आइडेंटिटीज की एंड लॉयल्टीज की. रीजन को भी बिलोंग करते हैं एज वेल नेशन को भी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी आर गुजरातीज और झारखंडीज एज वेल एज इंडियंस. हर एक जो लेवल है पॉलिटी का, डिस्टिंक्ट पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एक सेपरेट सिस्टम है यहाँ पे गवर्नमेंट का. सो details of this dual system of government are generally spelled out in written constitution which is considered to be supreme and which is also the source of the power of both sets of the government. So certain subjects which concern the nation as a whole, for example defense और country responsibility है यूनियन की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की. अगर हम रीजनल या फिर लोकल मैटर्स की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट की. सो कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए सेंटर एंड स्टेट के बीच में यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि डिस्प्यूट्स को सेटल करती है. जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड स्टेट्स के बीच में. कोई भी जैसे लीगल मैटर्स पे है एंड अगर जो डिवीजन जो है डिवीजन ऑफ पावर को लेके भी कोई डिस्प्यूट्स होता है तो ये जुडिशरी इसको रिजॉल्व कर देती है. सो रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री डिटरमिन करता है एक्चुअल वर्किंग ऑफ फेडरेशन. अगर देखिए फेडरेशन हमने अडोप्ट तो कर लिया है बट उसकी वर्किंग किस पे डिपेंड होती है? कल्चर पे डिपेंड होती है. बिल्कुल इन्फ्लुएंस होता है कल्चर का. ठीक है. आइडियोलॉजी का होता है, हिस्ट्री का भी होता है बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस. आफ्टर दैट कल्चर जो है ट्रस्ट का, कोऑपरेशन का, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का एंड रिस्ट्रेंट्स हेल्प फेडरेशन टू फंक्शन स्मूथली. पॉलिटिकल पार्टीज डिटर्मिन करती है द वे कॉन्स्टिट्यूशन वुड वर्क, के कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करेगा. ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी ही क्या करती है भाई, डिटर्मिन करती है. ओके. सो if any single unit or state or linguistic group or ideology
ये आ जाती है एंटायर फेडरेशन को डोमिनेट करने के लिए. सो इट कुड जनरेट अ डीप रिसेंटमेंट अमंग पीपल or its unit not sharing the dominant voice. So these situation could lead to demands for succession by the aggrieved units or could even result in civil wars. बहुत सारी countries है are embroiled in such conflicts. All right. Now let's talk about नाइजीरिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है उसकी जरा थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं. सो इफ द रीजन्स इन वेरियस कम्युनिटीज एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, इवन अ फेडरल अरेंजमेंट कैन फेल टू प्रोड्यूस यूनिटी. एग्जाम्पल ऑफ नाइजीरिया इज इंस्ट्रक्टिव. 1914 तक नॉर्दर्न एंड सदर्न नाइजीरिया दो सेपरेट ब्रिटिश कॉलोनीज थे. एट द इबादन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 1950 में होती है, नाइजीरियन के जो लीडर है डिसाइड करते हैं कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करे. 3 मेजर एथनिक ग्रुप होते हैं नाइजीरिया में, जैसे योरूबा, इबो एंड होजा फुलानी. ये कंट्रोल कर रहे हैं वेस्ट का रीजन, ईस्ट का रीजन एंड नॉर्थ का रीजन रेस्पेक्टिवली. इनका अटेम्प्ट क्या होता है कि स्प्रेड करना है अपना इन्फ्लुएंस अपनी रीजन्स पे. इसकी वजह से एक फियर हो जाता है और फियर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं. सो दिस लेड टू मिलिट्री रिजाइम. 1960 कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट जॉइंटली क्या करती है, कंट्रोल करती है नाइजीरियन पुलिस को. सो मिलिट्री सुपरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है 1979 का, नो स्टेट वाज अलाउड टू हैव एनी सिविल पुलिस. यहाँ पे कोई भी स्टेट है उसकी सिविल पुलिस नहीं होगी. ये कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे जो मिलिट्री ने उसको सुपरवाइज किया है उसने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया है. सो दो डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड हो जाती है नाइजीरिया में 1999 में. रिलीजियस डिफरेंस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ओवर हु विल कंट्रोल रेवेन्यूज फ्रॉम द ऑयल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू प्रेजेंट प्रॉब्लम्स बिफोर द नाइजीरियन फेडरेशंस. फिर क्या होता है, डेमोक्रेसी यहाँ पे दोबारा आ जाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि कौन जो ऑयल रिसोर्सेज से जो रेवेन्यूज आता है उसको कौन कंट्रोल करेगा. लोकल एथनिक कम्युनिटीज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑयल रिसोर्सेज का इसको रेसिस्ट करती है. तो नाइजीरिया एक एग्जाम्पल है जहाँ पे ओवरलैप ऑफ रिलीजियस, एथनिक एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है. सो फेडरलिज्म, अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें, फेडरलिज्म इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत सारे जो लीडर्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट के, वो इस बात से अवेयर थे कि अगर हमें इस लार्ज कंट्री को गवर्न करना है लाइक आवर्स, सो इट वुड बी नेसेसरी कि हम डिवाइड करें पावर्स को बिटवीन प्रोविंसेस एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. There was also awareness that Indian society had regional diversity and linguistic diversity. ये जो डाइवर्सिटी है इसको रिकॉग्निशन मिलना जरूरी है. पीपल जो है डिफरेंट रीजन्स के एंड डिफरेंट जो लैंग्वेजेस बोल रहे हैं उनको पावर को शेयर करना है हर एक रीजन में. सो पीपल ऑफ दैट रीजन शुड गवर्न देमसेल्फ. सो दिस वाज ओनली लॉजिकल इफ यू वांटेड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसीलिए ही चाहिए. ओनली क्वेश्चन वाज दैट कि क्या हमें ये जो एक्सटेंट है पावर का शुड बी एंजॉयड बाय द रीजनल गवर्नमेंट. ठीक है. सो इन व्यू ऑफ द एजिटेशन ऑफ द मुस्लिम लीग फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू द मुस्लिम, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आता है कि लार्ज पावर उन रीजन को दी जाएगी, वेरी लार्ज पावर, to give very large power to the region was discussed during negotiations before partition. Once the decision to partition in India was taken, constituent assembly decide करती है फ्रेम करने के लिए एक गवर्नमेंट को, that would be based on the principle of unity and cooperation. जो unity and cooperation के प्रिंसिपल पे भाई बेस होगी. ऑल राइट. सो किसके बीच में, सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में, एंड स्टेट्स को यहाँ पे अलग से पावर दे दी जाएगी.
सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो होता है फेडरल सिस्टम का, जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है, इज द प्रिंसिपल दैट रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर वुड बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन. So thus, while recognizing diversity, Constitution emphasized unity. Unity को भी उतनी ही importance दी गई है. So do you know, for example, that जो Constitution है इंडिया का does not even mention the word federation. This is how the Constitution describe India. Federation यहाँ पे mention ही नहीं है. Article 1 कहता है India, that is भारत, shall be a union of state. The states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule. तो यहाँ पे कहता है यूनियन ऑफ स्टेट कहता है. भारत क्या है? यूनियन है किसका? स्टेट्स का. डिवीजन देखते हैं भाई, पावर का डिवीजन कैसे हुआ है. दो सेट्स है गवर्नमेंट की जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट की है. एक जो कि वन विच इज फॉर द एंटायर नेशन कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड द वन फॉर ईच यूनिट और स्टेट जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं. सो बोथ ऑफ दीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी. सो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है अबाउट विच पावर्स come under the control of the union and which under the states, इसको जुडिशरी रिजोल्व कर देती है, करेगी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है उसके बेसिस पे. सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिमार्केट सब्जेक्ट्स जो which are under the exclusive domain of the union and those under the states. Study the chart given on the next page carefully. It shows how power are distributed between the center and the state. कि कैसे पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर के बीच में, स्टेट्स के बीच में. सो वन एक इम्पोर्टेंट अगर हम एस्पेक्ट देखें इस डिवीजन का, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पावर are centralized in the hands of the central government by the constitution. The states have immense responsibilities but very meager revenue sources. अब यहाँ पे हमको अपनी प्रोग्रेस जो है उसको यहाँ पे चेक करना होगा. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है. यूनियन लिस्ट में आपका आ जाता है डिफेंस, atomic energy, foreign affairs, war and peace, banking, railways, post and telegraph, airways, ports, foreign trade and currency, coinage. उसके बाद आपका भाई आ जाता है यहाँ पे स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, trade and commerce, livestock and animal husbandry, state police service. फिर आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. दोनों आ जाते हैं. यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स. उसके बाद आता है रेसिडुअरी पावर्स. तो इंक्लूड करता है वो पावर, रेसिडुअरी पावर्स इंक्लूड ऑल अदर मैटर्स नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द लिस्ट. जैसे साइबर लॉज की अगर बात करें, यूनियन लेजिस्लेटर अलोन यहाँ पे पावर होती है लेजिस्लेट करने की इस तरह के मैटर्स पे. ओके, सो फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम इसकी बात करें, इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट हैज क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया एक कंट्री है कंटिनेंटल डायमेंशंस की, जहाँ पे डाइवर्सिटीज आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी. सोशल प्रॉब्लम फ्रेमर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बिलीव्ड दैट वी रिक्वायर्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन that would accommodate diversity, जो diversities को accommodate करे, but they also wanted to create a strong center to stem disintegration and bring about social and political change. Okay, so ये necessary था
for the center to have such power, because India at the time of independence was not only divided into provinces created by the British, but there were more than 500 princely states which had to be integrated into existing states, और new states had to be created. तो यहाँ पे क्या था कि बहुत सारा जो है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इंडिया को। बहुत सारे नए स्टेट्स थे जिनको डिवाइड करना पड़ा था नए प्रोविंसेस में जो ब्रिटिश ने क्रिएट किए थे, लेकिन वहाँ 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एग्जिस्ट जो करना था, जिनको इंटीग्रेट करना था एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, या फिर नए स्टेट्स बनाने पड़े थे। तो यहाँ पे जो कृष्णामाचारी हैं वो उनका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेट मी टेल माय ऑनरेबल फ्रेंड्स इन द हाउस दैट द ड्रिफ्ट in all constitution has been towards the center because of circumstances that have now come into being, that the states have become federal or unitary welfare states from being police states, and the ultimate responsibility as for the economic well-being of the country has become the paramount responsibility of the center. So besides the concern for unity, जो makers थे constitution के also believed that socio-economic problems of the country needed to be handled by a strong central government in cooperation with the states. Poverty, illiteracy, inequalities of wealth were some of the problems that required planning and coordination. So thus the concern for unity and government, for unity and development prompted the makers of the constitution to create a strong central government. So let us look at the important provisions that creates a strong central government.